बूस्ट कर देंगे, हमारी प्रिपरेशन को आग लगा देंगे और फोड़ेंगे इस बार सीए फाउंडेशन में। यस सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेक्चर 2 है स्टैटिस्टिकल ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का। वी आर स्टार्टिंग एंड कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी है। हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टेक्सचुअल भी पढ़ चुके हैं, टेबुलर भी पढ़ चुके हैं। आज हमें चालू करना है डायग्रामेटिक से। बोलो कर दे शुरू। कैसी है एनर्जी कमेंट में बताया करो यार तुम लोग। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम केशव के इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पूरे क्यूए की फ्री प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्लेलिस्ट आपका पूरा का पूरा मजा दिला देगी। इसके बाद जब वन शॉट करना है, मैराथन करना है, वो भी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डालता जाऊंगा। यानी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर पहले जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है तो उसके बाद 5 लेक्चर, फिर उसका वन शॉट, फिर आगे के चैप्टर, फिर उसका वन शॉट, फिर उसका वन शॉट, ऐसे करके मैं आपका डालते जाऊंगा। और पूरे जो फुल डे मैराथन है वो सब भी इसी के अंदर डाल दूंगा। यानी एक प्लेलिस्ट और गारंटीड सीए फाउंडेशन पास मैथमेटिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स की बेसिक सीरीज चाहिए तो कमेंट करो, बना देंगे यार। ठीक है, चलिए सरकार शुरू करते हैं। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलो देखो यार, अब जो डेटा है उसे हम लोगों ने टेक्सचुअल पढ़ लिया। हाँ, ले मेरे रे बाबा, तू ले मेरे बाबा, ये तो गरीबों के लिए है, वो तो एकदम सबके लिए है। हाँ जी सरकार। फिर हमने पढ़ा टेबुलर, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ डेटा बिना इसके नहीं होगा। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा बे। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी अगर करना है तो आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए आपका टेबुलर डेटा। ठीक है, हाँ सर उसमें ऐसा कुछ है नहीं बट ठीक है। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमें 3 चीजें पढ़नी है। लाइन डायग्राम, जिसे हम हिस्टोरिया फोकस ऑन रिया। वैसे मैं फोकस तो रिया पे ही कर रहा था, चली गई वो भी छोड़ के। एनीवेज गाइस, कभी कभी बात हो जाती है उससे कि कैसी है तू। वो जब कहती है कि खुश हूं तो दुख होता है कि तू मुझे छोड़ के खुश क्यों है बे। क्यूट लड़की थी। बट एनीवेज गाइस, मूविंग टू द पॉइंट, हमें 3 तरह के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने हैं। लाइन डायग्राम, हिस्टोरियाग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। मेरी इच्छा है मैं बार डायग्राम और पाई चार्ट पढ़ा दूं, लेकिन रिया को छोड़ दूं। उसने भी तो मुझे छोड़ दिया ना। एनीवेज गाइस, सो मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। बट एनीवेज गाइस, लाइन डायग्राम इज नोन एज हिस्टोरियाग्राम। बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन डायग्राम। अब आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, रिलायंस शेयर प्राइस। अगर मैं सिंपली रिलायंस का शेयर प्राइस सर्च करता हूं, ये देखो, अब ये जो है, क्या ये सिंगल लाइन है क्या? हाँ, ये सिंगल लाइन है। अब आप देखो, मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो ये सब क्या है सर? ये सब है लाइन डायग्राम। अब आपको एक बात पता है, अब समझो, लाइन डायग्राम दिख गया। हाँ देखो, ना तुम खूबसूरत हो ना तुम में दिमाग है। रिया में भी नहीं था, पर मैं भी लाइन डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, वैसे उसमें दिमाग ठीक है। एनीवेज, कहाँ पर उसके बाद ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर आपने लाइन डायग्राम देखा, हाँ सरकार देखो, लाइन डायग्राम क्या सिंपल देकर रखा है। हाँ, इट इज लीस्ट अट्रैक्टिव एंड लीस्ट इन्फॉर्मेटिव। ऐसा नहीं कि वो अट्रैक्टिव है या वो इन्फॉर्मेटिव है। पता है आपको आजकल पता है क्या यूज होता है? आजकल ये कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न। आपको पता है आजकल ना ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आजकल, पहले क्या होता था, पहले जब मतलब आप समझो लाइन डायग्राम, अब आजकल जो है शेयर मार्केट का एनालिसिस करने के लिए इन्हें बोलते हैं कैंडल स्टिक डायग्राम, ये यूज होता है। ठीक है, अगर लाइन चार्ट अच्छा होता या इंफॉर्मेटिव होता तो हम कैंडल स्टिक डायग्राम की तरफ जाते क्या? नहीं जाते। इसीलिए हम नहीं जाते ना। वेरी गुड, वेरी सिंपल। तो जो लाइन डायग्राम है वो अट्रैक्टिव भी नहीं है, इंफॉर्मेटिव भी नहीं है। अच्छा, अब ये लाइन दिख रही है। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल है, बहुत जगह पूछा जाएगा, कौन सी लाइन का यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए? लाइन रे, लाइन सेगमेंट, इस तरह की बहुत सारी लाइन होती है। हाँ, हमेशा रखना, लाइन segment is used for the construction of line diagram. Line segment, line segment, line segment, line segment, line segment, line segment, याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट होता है। हाँ, अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो सर इसका काम क्या है? देखो इसका काम क्या है,
इसका सबसे ज़्यादा काम क्या पता है? देखो 2025 में कहाँ था, मार्च में कहाँ था, अप्रैल में कहाँ था, अब मैंने 1 ईयर कर दिया। देखो कब कहाँ पर था मुझे दिख रहा है क्या? हाँ जी सरकार मुझे ऐसे दिख रहा है, ये देखो ईयर्स भी दिख रहे हैं, ऐसे भी दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है सर, क्या मैं लाइन डायग्राम को टाइम बेस्ड डेटा के लिए यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, टाइम बेस्ड डेटा कैन बी यूज, हम टाइम बेस्ड डेटा को यूज़ कर सकते हैं। देखो तुम अट्रैक्टिव तो नहीं हो, तुम इंफॉर्मेटिव तो नहीं हो। कौन सी लाइन्स होती है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अच्छा और क्या है सर? टाइम बेस्ड डेटा के लिए अपन यूज करते हैं। हाँ, बस एक चीज रखना, इट कुड बी सिंगल और इट कुड बी मल्टीपल लाइन, मतलब सिर्फ एक लाइन भी हो सकती है, 2 लाइन भी हो सकती है, या फिर और ज़्यादा लाइनें भी हो सकती है। ठीक है, इट कुड बी सिंगल लाइन और इट कुड बी मल्टीपल लाइन। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि अभी हम ना हिस्टोग्राम भी एक पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको हिस्टोरिया हिस्टोरिया रिया पे इतना फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ से तो चली गई, तुम्हारे हाथ से न जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा होता है बार डायग्राम। अच्छा बार डायग्राम, ओ गधो ओ चढ़े, बार मतलब वाला बार नहीं, नहीं नहीं, वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो बार डायग्राम का मतलब क्या होता है? बार डायग्राम का मतलब होता है, देखो जैसे इस तरह के है ना, इन्हें कहते हैं वर्टिकल बार्स, ठीक है, और इन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, 2 तरह के बार डायग्राम्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल बार डायग्राम, एक होता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। बहुत सिंपल, वर्टिकल बार डायग्राम मतलब क्वांटिटेटिव डेटा या फिर टाइम सीरीज डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा। क्या बोला? क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा। क्या बोला? क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा। लास्ट टाइम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का मतलब है क्वालिटेटिव डेटा। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो वर्टिकल बार डायग्राम का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव डेटा। वेरी सिंपल। हाँ, अब डेटा ये जो होता है बार डायग्राम और 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्टिकल के अंदर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल बार डायग्राम, दूसरा मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कौन कौन सा है? पहला सिंपल बार डायग्राम, दूसरा मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब देखो यहाँ पे क्लियरली देख रखा है कि भैया हमने जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उज्जैन में इतना खर्चा किया, नाफरा में इतना खर्चा किया, मुंबई दुबई में इतना खर्चा किया, हमने इस तरीके से दिखा दिया है ना। अब मल्टीपल डायग्राम मतलब मैंने आफरीन के ऊपर इतना खर्चा किया और पूनम के ऊपर इतना खर्चा किया, इस साल आफरीन के ऊपर इतना खर्चा किया, पूनम के ऊपर इतना खर्चा किया। कोई सुन तो नहीं रहा है ना नाम? ठीक है, इस साल आफरीन के ऊपर इतना खर्चा किया, पूनम के ऊपर इतना खर्चा किया। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना कि यार देखो मल्टीपल बार डायग्राम मतलब 2 बार डायग्राम साथ में आ रहे। क्या? हाँ, मैं मल्टीपल खर्चेस को साथ में दिखा रहा हूँ। अब इनका एक और तरीका होता है जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब ये देखो अलग अलग मैंने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने खर्चा किया था रेनू के ऊपर, सो बोरिंग है ना। हाँ, ये मैंने खर्चा किया था मान लो पूनम के ऊपर, ये मैंने खर्चा किया रिया के ऊपर, बीच वाला खर्चा किया मैंने खुद के ऊपर। तो मैं क्या है, एक ही बार डायग्राम के अंदर क्या मल्टीपल खर्चे दिखा पा रहा हूं? हाँ, उसे कहते हैं सब डिवाइडेड। ऑल्दो ये वाला जो पार्ट है वो एग्जाम में इतना नहीं आता है। ठीक है, अच्छा बार डायग्राम क्या क्या होता है? इट इज यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है कंपैरिजन ऑफ डेटा के लिए। कंपैरिजन कैसे? आप देख सकते हो ना कि यार मैंने आफरीन के ऊपर कम खर्चा किया, पूनम के ऊपर ज्यादा खर्चा किया। इस साल भी आफरीन के ऊपर कम खर्चा किया, पूनम के ऊपर ज्यादा खर्चा किया। अगले साल आफरीन के ऊपर ज्यादा किया, पूनम के ऊपर कम खर्चा किया। तो क्या मैं ऐसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं? अरे हाँ, तो भैया मैंने किसके ऊपर कितना खर्चा किया मैं यहां पर भी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। तो बार डायग्राम जो है ना वो बेस्ट है फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इट इज बेस्ट फॉर टाइम बेस्ड डेटा। मैं टाइम बेस्ड डेटा के लिए यूज करता हूं उसको। जैसे 2021 में इतना किया, 2022 में इतना किया, 2023 में इतना किया, 24 का डेटा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाल दिया। तो टाइम बेस्ड डेटा के लिए भी ये बेस्ट होता है। अच्छा, ये कौन सा शेप है? स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बार्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं रेक्टेंगल बार्स। कुछ नहीं, रेक्टेंगल शेप यूज हो रहा है और हमें दिख ही रहा है ना, मतलब इसमें तो कोई मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर तो भैया क्या ही बोल सकता हूँ मैं, पर मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो
rectangle bars are used for the comparison of data. Oh sorry, rectangle bars are used for the construction of data. ठीक है, हाँ सरकार. तीसरा है पाई चार्ट. इतना सा है पाई चार्ट, मतलब देखो भैया, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अब आप देखना, ठीक है. रिलायंस रेवेन्यू 2024 इतना सा लिखा. अब देखो आप, हाँ, जो सबसे इजी समझ में आ रहा है वो देखो यहाँ पे ऐसा दे दिया इन्होंने. या फिर एक और दिखाऊं, TCS जोग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप देखो, ठीक है, मैं आपके सामने क्या डाल रहा हूँ, TCS जोग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं जैसे यहाँ पे आया, जो सबसे अच्छे समझ में आ रहे हैं वो ये आ रहा है. अब आप देखो भाई, मैं एक ग्राफ से पता लगा पा रहा हूँ कि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो है वो भैया 53.4% रेवेन्यू जो है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है. फिर 15% जो है वो UK से आता है. फिर 14.9% यूरोप से आता है. एशिया स्पेसिफिक से 8% आता है. इंडिया से सिर्फ 5% आता है. अब अगर मुझे किसी सिंगल डेटा के अंदर, ठीक है, अगर मुझे किसी सिंगल ग्राफ के अंदर किसी का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ऐसे केस में सबसे अच्छा होता है हमारा पाई चार्ट. ठीक है, इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ना मुझे परसेंटेज दिख रहा है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, हाँ यार मैक्सिमम जो है वो ब्लू लाइन है, ऐसे अपन पता लगा पा रहे हैं. ठीक है, तो पाई चार्ट क्या होता है, देखो एक ऐसा गोल सर्कल होता है जिसमें आप मल्टीपल खर्चे बता सकते हो कि 3,000 रुपये मैंने चॉकलेट पे खर्चा किए, 4,000 रुपये मैंने टेडी बियर पे खर्चा किए, बचे हुए मैंने 7,000 रुपये जो है वो डिनर प्लान के ऊपर खर्चा कर दिए. तो आपने कहाँ पर कितना रुपया खर्चा किया है, क्या हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अरे हाँ, तो भैया चूंकि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यानी सिंगल ग्राफ में आपका काम हो रहा है क्या? हाँ जी सरकार, इसीलिए इसे कहते हैं पाई चार्ट और सब डिवाइडेड बार चार्ट. सब डिवाइडेड बार चार्ट, सब डिवाइडेड बार चार्ट, सब डिवाइडेड बार चार्ट, सब डिवाइडेड बार चार्ट. ठीक है, हाँ जी सरकार. तो इसलिए हम इसको कहते हैं, हाँ जी सरकार, ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है अगर मुझे डिवाइड करके डेटा दिखाना हो या इन सब चीज़ों में दिखाना हो तो. ठीक है, अच्छा, टोटल एरिया ऑफ पाई चार्ट इज 360 डिग्री. 360 डिग्री. अब पता है एक्चुअली बताऊँ क्या क्वेश्चन क्या रहता है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि 3,000 मतलब आपको बता देंगे, टोटल अमाउंट भी बता देंगे, आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी. ठीक है, कि कितने डिग्री है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है नॉर्मल सा. वही इंटू वॉट एवर द नंबर इज डिवाइड बाय टोटल नंबर, जैसे 360 इंटू 3,000 डिवाइड बाय 3 + 4 7 7 14 हो जाएगा, 14,000. इस तरीके से आप निकाल दोगे कि ये कितने डिग्री हो रहा है ना. तो कितना एरिया किसके अंदर गया हुआ है. टोटल कितना होता है 360, कॉमन सेंस, उसका आधा 180, और फिर होता है 90 डिग्री पे होता है राइट एंगल. ठीक है, काम का नहीं, बट ऐसे बता रहा हूँ कि 90 डिग्री पे होता है राइट एंगल. ठीक है सर, अब कैसा डेटा दिखाना सबसे अच्छा है? इट इज मोस्ट यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सब चीज़ें. अगर मुझे किसी कंपनी का प्रॉफिट दिखाना है कि कहाँ से कितना आ रहा है, अगर मुझे किसी भी कंपनी का ऐसे प्रॉफिट को अलग अलग करना हो तो कौन सी मेथड यूज़ करूँगा? सर, अगर मुझे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट करना है या ऐसा कुछ दिखाना है तो सबसे अच्छी मेथड्स में से एक होती है पाई चार्ट. ठीक है, ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग इट भैया, बिना टेंशन के सबसे अच्छी मेथड्स में से एक है, बिना टेंशन के. ठीक है, हाँ जी सरकार, बिना टेंशन के. तो कहानी घर घर की क्या है सर? कहानी घर घर की सिर्फ इतनी सी है कि हम क्या कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर पाई चार्ट के थ्रू इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्या पाई चार्ट एक बहुत अच्छा वे है इन सब चीज़ों को शो करने का? हाँ, बोलो बाबा, क्लियर है? चलो बाबा, क्लियर है? हाँ. इज इट वेरी 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 सिंपल? हाँ, चलो, डन है, डन है, डन है, डन है. आगे बढ़े? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. अब सुनो नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या बोला मैंने? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 चीज़ें होती है. कौन कौन सी? ऑगिव कर्व. ऑगिव कर्व का दूसरा नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऑगिव कर्व का दूसरा नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऑगिव कर्व का दूसरा नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी.
या फिर दूसरा हमें पढ़ना है हिस्टोग्राम। सुनो भैया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं, लाइन डायग्राम में था हिस्टोरियाग्राम, यहां पर है हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, और फिर एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो तीन चीजें पढ़नी है, ऑगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोला मैंने? ऑगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सिंपल सी बात है। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको शेप भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप वो भी दोगे शेप पे ध्यान दोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, बट अपन अंदर जाके पढ़ेंगे। ऑगिव कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबको याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था? हाँ सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते जाओ, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते जाओ, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते जाओ। करेक्ट। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मीडियन के अंदर। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मीडियन के अंदर, इसीलिए लाइन सेगमेंट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। इसीलिए सॉरी, ऑगिव कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। ऑगिव कर्व या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अब एक चीज समझो, कौन सी लाइन यूज होती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जहां भी पूछा जाए, चाहे वो लाइन डायग्राम हो, चाहे वो ऑगिव कर्व क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, या फिर कुछ और हो, लाइन सेगमेंट ही रहेगा। ठीक है, हाँ जी सरकार, लाइन सेगमेंट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। करेक्ट। अच्छा, ऑगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं? मीडियन को। अब यहाँ पर जो है ना, दो टाइप्स के कर्व होते हैं, दो टाइप्स के। यहाँ पर वैसे आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा, बट ठीक है, दो तरफ के टर्व होता है। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। जो असेंडिंग है, जो ऊपर जा रहा है, वो है लेस देन ऑगिव। जो असेंडिंग है, जो ऊपर जा रहा है, वो है लेस देन ऑगिव। जो डिसेंडिंग है, जो नीचे आ रहा है, मोर देन ऑगिव। जो डिसेंडिंग है, जो नीचे आ रहा है, मोर देन ऑगिव। तो जो असेंडिंग है, जो ऊपर जा रहा है, लेस देन ऑगिव। जो डिसेंडिंग है, जो नीचे आ रहा है, मोर देन ऑगिव। ठीक है, जो असेंडिंग है, जो ऊपर जा रहा है, लेस देन ऑगिव। जो डिसेंडिंग है, जो नीचे आ रहा है, मोर देन ऑगिव। और जहां पर दोनों टकरा के मर गए, वो है मीडियन। ठीक है, तो दो कर्व हैं, एक है लेस देन ऑगिव, एक है मोर देन ऑगिव। जो असेंडिंग है वो लेस देन ऑगिव है, जो डिसेंडिंग है वो मोर देन ऑगिव है। जहां पर दोनों के बीच में टकरार है वो मीडियन है। कौन सी लाइन यूज हो रही है? लाइन सेगमेंट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, लाइन सेगमेंट। एंड ऑगिव कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय मीडियन। हाँ जी सरकार, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। बोलो भाई, कोई डाउट नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोरिया नहीं बेटा, रिया को भूल जाओ। रिया लाइन डायग्राम के साथ भाग गई है ना। वैसे तो मेरे को छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पता है, लेकिन स्टिल है ना। ठीक है, लाइन डायग्राम के साथ रिया भाग गई। ठीक है, हाँ, एक सीधा लड़का था लाइन जैसा, भाग गई उसके साथ। वैसे तो मैं ही था सीधा लड़का, तो लड़की कभी सीधे लड़के को के साथ नहीं भागती, नहीं भागती हमेशा टेढ़े के साथ है। ये बात मैं आपको, शादी सीधे के साथ करनी है, लेकिन ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ यार, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलो भाई, चलो भाई, ठीक है, हाँ जी सरकार। हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। ठीक है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड। ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सर? ये ना मोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब एक बात समझोगे तुम 2 मिनट। अच्छा, मोड क्या होता है, किसी को याद है? सर मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना। मोड का आंसर क्या होता था? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? हाँ जी सरकार, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता था। हाँ सर, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता था। हाँ, सबसे ज्यादा बार रिपीट होना मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है क्या? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम।
फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। ये है हिस्टोग्राम। अब ये कौन सा शेप है? सर्कल है, पेंटाबोला, किसका बोला, हाइपरबोला, नाबाडोला, ऑक्टागॉन, कौन सा शेप दिख रहा है? सर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बार आर यूज्ड। लेकिन सर ये थोड़ा थोड़ा ना बार डायग्राम जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो बार डायग्राम जैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हैं, है ना? तो भाई हैं लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है? लेकिन इसमें फर्क है, ठीक है, लेकिन इसमें फर्क है। तो रेक्टेंगल बार्स तो यूज हो रहे हैं, हाँ जी सरकार। स्पेस इज डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। तो रेक्टेंगल बार्स तो यूज हो रहे हैं, लेकिन स्पेस इज डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम, ठीक है? तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड, फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, रेक्टेंगल बार्स आर यूज्ड एंड स्पेस इज डिफरेंस बिटवीन, क्या बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के बीच में फर्क क्या है? बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के बीच में फर्क है स्पेस। मुझे स्पेस चाहिए, तुम्हें स्पेस चाहिए, इसलिए फर्क क्या है? स्पेस। जैसे बार डायग्राम ऐसा होता है, तो देखो जगह है, जगह है, जगह है, हो थोड़ी सी कम, थोड़ी सी ज्यादा, मगर जगह मिल जाएगी। हिस्टोग्राम में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हो, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ जी सरकार। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। मैंने हमेशा यहाँ पे मेरे को ये चीज़ दिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। ये हिस्टोग्राम है, हाँ। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने इसको कॉपी किया। क्या मैंने हिस्टोग्राम को कॉपी किया? हाँ। पेस्ट कर दिया, हाँ। अब सुनो, अब सुनो, सुनो सुनो सुनो। टॉप मिड पॉइंट्स ऑफ histograms, top midpoint of histograms are connected with, sir, line, sir, are connected with line segment is known as frequency polygon. Top midpoints of histograms are connected with line segment is known as frequency polygon. Top midpoint देख लो ना, अब देखो ना भैया, टॉप मिड पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ लाइन सेगमेंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आप एक चीज समझ रहे हो, एक चीज ये समझो, क्या हर जगह वही यूज हो रहा है क्या? ठीक है, क्या हर जगह लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है क्या? हाँ, लाइन डायग्राम में भी लाइन सेगमेंट है, यहां पर भी लाइन सेगमेंट है, और वो भी लाइन सेगमेंट है, क्या नाम है अपना, अभी अपन ने जो पढ़ा, ऑगिव का भी लाइन सेगमेंट है। हाँ, हर जगह लाइन सेगमेंट ही यूज होता है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब हिस्टोग्राम से ही बन रहा है, हाँ, ठीक है? इट इज यूज फॉर, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होता है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? इट इज यूज फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हिस्टोग्राम इज ओनली यूज फॉर कंटिन्यूस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम बोले, हाँ जी सरकार। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए होता है। वहीं पे ही हिस्टोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, हाँ या ना? हाँ। अब आखिरी में एक बात समझो, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मतलब अगर आप दोनों का एरिया निकालोगे सेम है, हाँ। अब ध्यान से समझो, ये आप देख रहे हो, हाँ। अब आप बोलोगे सर देखो, सुनो सुनो, क्यों सेम है? क्योंकि ये और इन दोनों का एरिया पता है सेम क्यों हो रहा है? देखो समझो, ये वाला लाइन हिस्टोग्राम में काउंट हो रहा है, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में काउंट हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया। फिर ये वाला एरिया हमने काउंट किया, ये वाला एरिया छोड़ दिया, तो सॉरी, तो अगर आप नेट देखोगे तो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम एंड एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेम है, ठीक है? दोनों में फर्क नहीं। एरिया यानी दोनों का अगर आप टोटल एरिया निकालोगे तो वो सेम ही आएगा। बोलो रे बाबा, कोई डाउट है क्या?
बोलो रे बाबा। है ना? हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये सब सिंपल है क्या? क्या ये सब बहुत सिंपल सी बातें हैं क्या? हाँ, ये सब बातें तो बहुत सिंपल सी है। इसमें कोई लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी, हाँ। अब होते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी हर फ्रीक्वेंसी कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता है, हर इंसान कुछ कहता है, हर फ्रीक्वेंसी भी कुछ कहती है। तो चार तरह की फ्रीक्वेंसी होती है: बेल कर्व शेप, यू कर्व शेप, जे कर्व शेप, मिक्स्ड कर्व शेप। ठीक है, कौन कौन सी होती है? बेल कर्व शेप, यू कर्व शेप, जे कर्व शेप, मिक्स्ड कर्व शेप। ठीक है, बेल कर्व शेप मतलब वो कैसी होगी? घंटी जैसी। अरे बेल कर्व शेप मतलब बैल जैसी होगी। बैल बुद्धियों, इतना तो सिंपल है ना यार। ठीक है, तो बेल कर्व शेप जैसी होगी क्या? हाँ जी सरकार, बेल कर्व शेप जैसी होगी हमारी बेल कर्व। करेक्ट। दिस इज मोस्ट यूजफुल कर्व है क्या? हाँ, ये मोस्ट यूजफुल कर्व है, इससे ज़्यादा यूजफुल शेप कोई है ही नहीं। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, क्या बेल कर्व है? हाँ। इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? सर यहाँ पर। उसका मिड पॉइंट कहाँ है? टॉप में है कि बॉटम में है? सर इसका मिड पॉइंट जो है वो टॉप पे है ना? सर बेल कर्व आपने कहा इट इज़ मोस्ट यूजफुल, तो इसका यूसेज क्या है? वॉट इज द यूसेज ऑफ बेल कर्व? ब्लू चिप कंपनी शोज प्रॉफिट इन बेल कर्व। ठीक है, ब्लू चिप क्या होती है? यानी लेज और आकाश बालाजी ऐसी। अरे ब्लू चिप कंपनी का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, अब्बा डब्बा चब्बा, चब्बा अब्बा डब्बा। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ना, ये इनको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। तो एक्चुअली क्या होता है, इनका प्रॉफिट एक समय तक तो बढ़ता है, एक समय के बाद इनका प्रॉफिट गिरना चालू हो जाता है। ठीक है, तो भैया सबसे ज़्यादा यूजफुल कर्व कौन सा है? बेल कर्व। मिड पॉइंट टॉप में किसका है? बेल कर्व। ब्लू चिप कंपनियां प्रॉफिट किस पे दिखाती है? बेल कर्व। करेक्ट, हाँ। अब आते हैं यू शेप्ड कर्व। कुछ नहीं, यू शेप मतलब यू जैसा होगा, हाँ। अब अगर यू शेप जैसा है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ है? इसका मिड पॉइंट है लोवेस्ट पे। जैसे बेल कर्व का मिड पॉइंट था हाईएस्ट पे, यू शेप का मिड पॉइंट हो जाएगा लोएस्ट पे। तो किसी का मिड पॉइंट हाईएस्ट पे, किसी का मिड पॉइंट लोएस्ट पे। अब जे शेप्ड कर्व कैसा हो जाएगा? जे शेप्ड कब हो जाएगा? पहले तो तुम्हारे जैसे गिर रहा है, बाद में उठता ही जाए, उठता ही जाए, उठता ही जाए। सर ये तो नाइकी का लोगो लग रहा है है ना? हाँ। वैसे असलियत में जो बहुत मार्केटिंग में, जब कभी आपने कभी अगर मार्केटिंग पढ़ी, तो मार्केटिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक होता है जे शेप्ड कर्व। So this is considered as one of the most important element। मतलब इसको बहुत इज्जत दी जाती है जे शेप्ड कर्व को। ठीक है, जे शेप्ड कर्व को। ठीक है, तो जे शेप्ड कर्व कैसा होता है? फर्स्ट डिक्लाइन देन कीप ऑन इंक्रीजिंग। पहले गिरता है और बाद में बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। यस और ना? हाँ जी सरकार। ठीक है, तो पहले गिरता है और बाद में बढ़ता ही जाता है। एक होता है मिक्स्ड कर्व शेप। अब मिक्स्ड कर्व शेप मतलब मिक्स है। अबे तो मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं। मिक्स्ड कर्व शेप का मतलब क्या हो गया? मिक्स्ड कर्व शेप का मतलब हो गया कि हमें नहीं पता ये एक मिक्स फॉर्मेट में चल रहा है, बस। मिक्स कर्व शेप मतलब मिक्स है, बस खत्म। हाँ या ना? हाँ। तो भैया मिक्स्ड कर्व शेप मतलब मिक्स्ड है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, इसमें क्या सोचना है? ठीक है, हाँ। अच्छा, एक मिनट यहाँ तक का दिमाग लगाओ, मैं एक सेकंड में पानी भर के आया यार।
ओके, मैं से भर के आया, पी के तो ना आया। लेक्चर के बीच में ठंडा पानी नहीं पी सकते यार, ये बहुत दुख होता है। एकदम मतलब गर्म नहीं, बट लेस देन रूम टेम्परेचर पीना पड़ता है, बट ठीक है, दैट्स ओके। चलो क्लियर है क्या? हाँ। तो भैया जी अब आपको अगर याद हो तो जब अपना सेशन अटक रहा था, तब अटकते सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था, तब अटकते हुए सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई दो तरह की सीरीज़ होती है, ठीक है। अटकते हुए सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि दो तरह की सीरीज़ होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सर एक होती है जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एक सीरीज़ होती है 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। हाँ, तो सर इन्हें पहली बात, ये जो 10 से 20 है या 10 से 20, फिर 20 से 30 हो या 21 से 30 हो, इन्हें कहते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। अब 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन क्लास इंटरवल। कौन कौन से होते हैं? बस इतना से टॉपिक है, ठीक है। नहीं और भी बचा है, बट ये इतना से टॉपिक है, ठीक है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड ओपन क्लास इंटरवल। हाँ जी सरकार। अब सुनो, अगर 20 20, 30 30, 40 40, 50 50 मैच हो जाए तो ये है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर 20 20, 30 30, 40 40 अगर ये सब मैच हो जाए तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। वापस से बोल रहा हूँ, अगर जैसे 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60 अगर ऐसे मैच हो जाए तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या बोला? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यानी सुनो 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 सुनो, यहाँ की अपर क्लास और यहाँ की लोअर क्लास। सुनो भैया, इसको बोलते हैं लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर। तो अगर यहाँ की अपर क्लास और यहाँ की लोअर क्लास मैच हो रही है, ये है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर मैच नहीं हो रही है तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। तो भैया अगर मैच हो रही है तो एक्सक्लूसिव, नहीं हो रही है तो इंक्लूसिव, हो रही है तो एक्सक्लूसिव, नहीं हो रही है तो इंक्लूसिव। वापस से, हो रही है तो एक्सक्लूसिव, नहीं हो रही है तो इंक्लूसिव। वापस से, हो रही है तो एक्सक्लूसिव, नहीं हो रही तो इंक्लूसिव। वापस से, हो रही है तो एक्सक्लूसिव, नहीं हो रही तो इंक्लूसिव। सिंपल सी बात है। हाँ, अब यहां पर एक सेकंड बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। एक्सक्लूसिव को, सॉरी इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी क्लासेस का जो फाइनल रूप है वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ही होना चाहिए। अगर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 ऐसी कोई बेवकूफ़ी देकर रखी है तो पहले आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में शिफ्ट करना पड़ेगा। सर शिफ्ट करना सिखाओ। वो सीखेंगे हम क्लास बाउंड्री के अंदर, ठीक है। वो हम सीखेंगे क्लास बाउंड्री के अंदर। तो एक बार रखना, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में शिफ्ट करना पड़ता है, इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट में शिफ्ट करना पड़ता है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में शिफ्ट करना पड़ता है, इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट में शिफ्ट करना पड़ता है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में शिफ्ट करना पड़ता है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आई एम लाइक मैं कैमरे के सामने तो क्या बकर कर लेता हूँ। अभी मैं ऐसे बात करता हूँ, अभी जैसे तुम में से कोई मेरे को रिलेटिव में मिल जाए, कोई मिलता है मुझे अच्छा बहुत लगता है कि अरे यार कोई बच्चा आता है कि सर मिला, आपके लेक्चर ने हेल्प करी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर ना मेरी ना फट जाती है ठीक है। अब मैं डर जाता हूँ, मतलब मैं बताऊँ ईमानदारी से, मैं रिश्तेदारों के यहाँ अगर कभी खाना होता है, फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है रिश्तेदारों के यहाँ, अगर उस रिश्तेदारों के खाने में 10 से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है, या तो मैं नहीं जाऊँगा या मैं चले गया तो पूरा टाइम फ़ोन पे रहूँगा। हाँ, फ़ोन पे कोई नहीं है फिर भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ अच्छा हो गया काम, ओके रुको बाहर है, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, रुक 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 रुक, फिर बाहर निकल जाता हूँ। इसीलिए इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट में और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ओपन एंड क्लासेस, मतलब बिलो 20 अबव 40। जब आपको यही नहीं पता हो कि आपकी क्लासेस कहाँ से कहाँ तक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमारा ओपन एंड क्लासेस। क्या कहेंगे? ओपन एंड क्लासेस, जिनका एंड डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी का एंड डिफाइंड नहीं है वो हो गया ओपन क्लासेस या फिर ओपन एंड क्लासेस, कुछ भी कह सकते हो। हाँ,
छोटी सी बात बताऊं, इसको हम मीडियन के अंदर और मतलब आप इसको मान लो अपन इसको मेजर ऑफ सेल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में भी पढ़ेंगे सेम लाइन को, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब आखिरी सुनो, देखो क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल एंड वी आर डन। लास्ट 4 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसीज क्या है? पहला है क्लास लिमिट, औकात में रहने का रे बाबा, औकात में रहने का, ठीक है। तो अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ अ क्लास इज नोन एज क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, जैसे 10 लोअर है, 20 अपर है। अब इसको बोलो लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो क्या हम ऐसे चीज़ों का लिमिट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं भाई, मैं ऐसे चीज़ों का लिमिट निकाल सकता हूँ। तो जो मैं ऐसे चीज़ों का लिमिट निकाल रहा हूँ ये सब क्या है सर? ये है मेरे लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाता है लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। बोलो रे बोलो। फिर होता है क्लास बाउंड्री। अब यहां पर है कहानी घर घर की, ठीक है, यहां पर है कहानी घर घर की। क्लास बाउंड्री क्या होता है? इट इज नोन एज एक्चुअल क्लास लिमिट। ओ भाई साहब, क्लास लिमिट नहीं है, क्लास बाउंड्री एक्चुअल क्लास लिमिट है। ये क्या किया खुदा, हाय ये क्यों किया खुदा? क्योंकि क्लास बाउंड्री में लिखा है इट इज एक्चुअल क्लास लिमिट। पता है क्यों? सुनो भैया, यहां पर पहले फॉर्मूला पढ़ो, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। अच्छा मेरे साथ एक बात बोलो, अमीर को अमीर करेंगे, गरीब को गरीब। बोलो, अमीर को अमीर करेंगे, गरीब को गरीब। अमीर को अमीर करेंगे, गरीब को गरीब करेंगे। अमीर को अमीर करेंगे, गरीब को गरीब करेंगे। तो लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री, लोअर मतलब गरीब, अपर मतलब अमीर। तो लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस डिवाइड करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री में प्लस डिवाइड करेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास लिमिट माइनस डिवाइड करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री में अपर क्लास लिमिट प्लस डिवाइड करेंगे। मतलब ये हुआ, देखो 10 से 20, ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, ठीक है। 11 से 20, हाँ, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40। तो 20 से 21 में कितने नंबर का डिफरेंस है? 1 का। 30 से 31 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 डिवाइड बाई 2 करो, देखो डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करना है ना, ये देखो डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करना है ना, तो 0.5 आया। हाँ अब सुनो, 11 में से 0.5 माइनस कर देंगे, तो 11 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे 10.5 आएगा। 21 में से भी 0.5 माइनस कर देंगे 20.5 आएगा। 31 में से भी 0.5 माइनस कर देंगे 30.5 आएगा। वहीं पे ही 20 में प्लस 0.5 कर देंगे 20.5, 30 में प्लस 5 कर देंगे 30.5, 40 में प्लस 0.5 कर देंगे 40.5, ठीक है। तो 11 माइनस 0.5 10.5, 20 प्लस 1.5 20.5, 21 माइनस 0.5 20.5, 30 प्लस 1 30.5, 31 माइनस 0.5 30.5, 40 प्लस 0.5 40.5। अब आप देखोगे तो ये मैच हो गया। हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। क्या बोला मैंने? हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। बस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसके आगे कोई लेना देना है? नहीं। क्या कोई मोह माया है? नहीं नहीं नहीं। बस ठीक है। आखिरी 2 कंसेप्ट। अब यहां पर ना नाम इंपॉर्टेंट है, क्लास मार्क, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। नाम याद रखना। देखो जहां मिड वैल्यू पता पड़ गया वहां तो एकदम सिंपल है। क्या? हाँ, जहां पर भी मिड पॉइंट जहां पर देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मिड पॉइंट या मिड वैल्यू मतलब क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2। हाँ जी सरकार। तो भैया मिड, जहां आपको ये पता पड़ गया कि आपको मिड पॉइंट या मिड वैल्यू निकालनी है, क्या ज़्यादा समय लगेगा आपको? नहीं। अरे भाई बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा ना यार।
बिल्कुल भी 7 लगेगा। पर सुनो, जहां पता पड़ गया मिड पॉइंट, हाँ सर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाई 2। जहां पता पड़ गया मिड वैल्यू, हाँ सर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, या फिर लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाई 2। करेक्ट, हाँ। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्लास मार्क का भी मतलब है मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, है ना। क्लास मार्क का भी मतलब है मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, ठीक है। हाँ जी सरकार। आखिरी कॉन्सेप्ट क्लास इंटरवल, ये पता रहेगा सबको। क्लास इंटरवल और क्लास विद और क्लास साइज, क्या बोला? क्लास इंटरवल, क्लास विद और क्लास साइज। वापस से बोलेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास विद या फिर क्लास साइज, ठीक है। फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, बस बस बस, कुछ नहीं। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 20 30। तो जो अपने को क्लासेस दे के रखी होती है, क्या हम उन क्लासेस की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हम उन क्लासेस की बात कर रहे भाई, समझ में आया क्या? हाँ, हम उन क्लासेस की बात कर रहे हैं। तो भैया जी कहानी बहुत सिंपल सी है, ठीक है, कहानी बहुत सिंपल सी। क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है क्या? नहीं। चलो, क्या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है? नहीं, हो गया। क्या बात है भाई लोग, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। जितना रिलेवेंट था वो खत्म कर लिया, जितना इंपॉर्टेंट था वो खत्म कर लिया, ठीक है। हाँ जी सरकार, जितना रिलेवेंट था वो भी खत्म कर लिया, जितना इंपॉर्टेंट था वो भी हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस ले लूँ? हाँ सर, बिना क्वेश्चंस के मजा थोड़ा ना आएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना थोड़ा ना, मजा आना चाहिए, ठीक है। ABCD दे के रखा है। जितने बच्चे इसे लाइव या फिर प्रीमियर के फॉर्मेट में देख रहे हैं वो आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे बाद में देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप आंसर दोगे ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए, ऑगिव कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऑगिव कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मीडियन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑगिव कर्व। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मन में सवाल तो आएगा ना यार। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अरे सर सेम ही तो होता है सर, ऑगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम ही नाम है सर, आप कहाँ मजे ले रहे हो सर, दोनों के नाम सेम ही है क्या? हाँ जी, तो ऑगिव कर्व हो या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, दोनों एक ही बात है और दोनों मीडियन को ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सरकार, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। सर हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड, ठीक है। अच्छा, एरिया डायग्राम भी पूछ लूं तो, एरिया डायग्राम इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड, ठीक है। देखो याद रखना, ऑगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के हैं, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम जो है वो मोड के हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, frequency polygon is a graphical representation of, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने दिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन। अबे नहीं, किसी को भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट नहीं करता है यार। सुनो मेरी बात, मैंने आपको पढ़ाया क्या कि कौन मीन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है? नहीं, तो क्यों सोचना खुद से, खुद से दिमाग क्यों लगा रहे हो तुम लोग बेशर्मा है? नहीं है सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मोड को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को कोई भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। हाँ जी सरकार, ये है डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर्स फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। चाहिए, which of the following is most accurate method for the collection of data? Which of the following is the most accurate data for the collection of data?
चलो, सबसे एक्यूरेट कौन सा है? चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे परफेक्ट थी क्या? हाँ, इट वॉज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। याद आया क्या? हाँ जी सरकार, इट वॉज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। चलो अच्छा, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट हमें कौन सी मेथड हम कौन सी मेथड को यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट? इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे? हवा अभी यहाँ पे नहीं, 5 मिनट बाद। इन केस ऑफ ओ भाई साहब मेरे टेबल से लग गई। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। चलो, इन केस ऑफ नेचुरल कैलिमिटी हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे? इन केस ऑफ नेचुरल कैलिमिटी हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे? इन केस ऑफ नेचुरल कैलिमिटी हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे? डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। इन केस ऑफ ठीक है, चलो सेंसस डेटा निकालना हो तो कौन सी मेथड अच्छी है? सेंसस डेटा निकालना हो तो कौन सी मेथड सबसे अच्छी है? सेंसस डेटा निकालना हो तो कौन सी मेथड सबसे अच्छी है? अरे सर, क्वेश्चनियर्स फिल्स एंड सेंड बाय न्यूमरेटर। हाँ या ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल। टेम्परल डेटा इज ऑल्सो नोन एज, टेम्परल डेटा इज ऑल्सो नोन एज, टेम्परल डेटा इज ऑल्सो नोन एज। सर टेम्परल डेटा को क्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं क्या? हाँ, टेम्परल डेटा इज ऑल्सो नोन एज क्रोनोलॉजिकल डेटा। चलो, स्पेडियल सीरीज डेटा को किस नाम से जानते हैं? स्पेडियल सीरीज डेटा को हम किस नाम से जानते हैं? स्पेडियल सीरीज डेटा इज ऑल्सो नोन एज ज्योग्राफिकल। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मैं आपको क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं साथ में? सिर्फ पढ़ के ना कुछ नहीं होगा। देखो अभी और 2 स्लाइड्स हैं, सिर्फ पढ़ के ना कुछ नहीं होगा। मैं आपको पढ़ा दूंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली पूरा पढ़ना है ना तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं, इधर उधर की फोकट की बातें नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की फोकट की चीज़ें नहीं कर रहे, तो इतना तो हमें क्वेश्चंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेडियल सीरीज डेटा इज नोन एज ज्योग्राफिकल डेटा। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग डेटा इज अ कार्डिनल डेटा, या विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल डेटा। इनमें से किसको कार्डिनल डेटा के नाम से जाना जाता है? कार्डिनल। क्वांटिटेटिव, वेरी गुड, क्वांटिटेटिव। चलिए, विच अमंग द डेटा इज अ मेजरेबल डेटा। इनमें से कौन सा डेटा मेजरेबल डेटा? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजरेबल डेटा? मेजरेबल, मेजरेबल डेटा कौन सा है? सर क्वांटिटेटिव ही है रे बाबा, क्वांटिटेटिव ही है रे बाबा। अच्छा, लोकेशन बेस्ड डेटा कौन सा है? लोकेशन बेस्ड डेटा कौन सा है? लोकेशन बेस्ड डेटा ज्योग्राफिकल। अच्छा सुनो भैया, तुमने रसगुल्ले खाए और रसगुल्ले तुम्हें अच्छे मीठे लगे, ठीक है, स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश, ये कौन सा डेटा है? असली इसका नाम है स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश। कौन सा डेटा है? बोलो बोलो, स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश कौन सा डेटा है? सर स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश इज अ फीलिंग, जज्बात, इमोशन, एट्रीब्यूट, यानी क्वालिटेटिव। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड पूछा है मैंने। स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश इज अ क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश इज अ क्वालिटेटिव डेटा एंड इट्स एन एट्रीब्यूट, फीलिंग, जज्बात, इमोशन, एट्रीब्यूट, ठीक है। चलो, टाइम बेस्ड डेटा कौन सा इनमें से? टाइम बेस्ड डेटा
कौन सा है? क्रोनोलॉजिकल। याद आ रही क्या सारी बातें? हाँ, हमने पढ़ी है ना बेटा, क्योंकि ठीक है। स्टेटस, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक्यू, ठीक है। ये चार मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि बच्चा बोलेगा सर आपकी ना हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही सर, इसलिए, है ना। स्टेटस, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक्यू, ठीक है। हाँ। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज गिवन बाय जर्मन? जर्मनी, 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 जर्मनी। जर्मनी से कौन सा डेटा है? स्टैटिस्टिक, चाहे वो सी से आया हो या के से आया हो, दोनों जर्मनी से आया क्या? हाँ, चाहे वो सी से आया हो या के से आया हो, दोनों ही जर्मनी से आया, ठीक है। फ्रेंच से कौन सा वर्ड आया है? फ्रेंच से, फ्रेंच, फ्राइस। फ्रेंच से कौन सा वर्ड आया है? स्टैटिस्टिक्यू। कौन सा वर्ड आया है? स्टैटिस्टिक्यू, ठीक है। कौन सा वर्ड आया है? स्टैटिस्टिक्यू। तो भैया स्टैटिस्टिक आया जर्मन से, स्टैटिस्टिक क्यों आया? फ्रेंच से। चलो, लैटिन से कौन सा वर्ड आया? लैटिन से, लैटिन, लेटस, स्टेटस। जैसे फ्रेंच बारबेक्यू स्टैटिस्टिक्यू, वैसे ही लैटिन, लेटस, स्टेटस। क्या बोला? लैटिन, लेटस, स्टेटस। अच्छा, इटली से कौन सा आया बेटा? इटली से कौन सा आया? मोदी जी के घर से कौन सा आया? मोदी जी के घर से कौन सा आया? ससुराल से, ठीक है। चलो बोलेंगे भाई, लैटिन, ओ, इटली, पास्ता, स्टैटिस्टा। इटली, पास्ता, स्टैटिस्टा। चलो, इटली, पास्ता, स्टैटिस्टा। तो एक बार बोलेंगे हाँ सर। देखो भैया, लैटिन, लेटस, स्टेटस, जर्मन, स्टैटिस्टिक, चाहे वो सी हो या वो के हो, ठीक है। इटली, पास्ता, स्टैटिस्टा, फ्रेंच, बारबेक्यू, स्टैटिस्टिक्यू, ठीक है। हाँ, दिमाग में आना चाहिए ना बेटा, दिमाग में आना चाहिए सबके, ठीक है। अच्छा, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, नन, ठीक है। लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, नन। चलिए, इनमें से किस में फ्रीक्वेंसी यूज होती है? विच अमंग द फॉलोइंग यूज फ्रीक्वेंसी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायग्राम? इनमें से किस में फ्रीक्वेंसी यूज होती है? चलो, चलिए भाई। सर इट इज अ, बोलो 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 सर। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी का यूज होता है हिस्टोग्राम के अंदर। कहां से लाइन, बार या पाए सोच रहे हो तुम लोग बेशर्मो? चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग यूज लाइन सेगमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम? चलिए, लाइन सेगमेंट किस में यूज होता है? लाइन सेगमेंट किस में, कहां यूज हो रहा है लाइन सेगमेंट का? जल्दी सर, लाइन सेगमेंट का कहां है? लाइन सेगमेंट का यूज है लाइन डायग्राम के अंदर। हाँ जी सरकार। चलिए, अच्छा, और ठीक है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट के लिए या रेवेन्यू के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं? प्रॉफिट के लिए या रेवेन्यू के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? प्रॉफिट के लिए या फिर रेवेन्यू के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? सर, प्रॉफिट के लिए या फिर रेवेन्यू के लिए हम बार डायग्राम को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक की चीजें क्लियर रही होंगी। ये वाला चैप्टर अभी आप मान के चलो कि पूरा खत्म नहीं हुआ है। ये वाला जो चैप्टर है ये चलेगा अच्छा खासा, ठीक है। ये वाला चैप्टर सर अच्छा खासा चलेगा, मतलब ये वाला यूनिट मैंने आज ऑफिशियली खत्म कर दिया है। लेकिन जब तक आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पूरा पढ़ के ना हो जाए, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब तक आपका
मेजर सेंटेंस भी पूरा पढ़ के ना हो जाए तब तक ये यूनिट को आप पूरा कंप्लीट मत मानना, क्योंकि ये मीडियन मोड को आप वहां पर भी कंटिन्यू करोगे तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच होता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। तो ये ऑफिशियली यूनिट खत्म हो गई है, लेकिन हम जब तक मेजर ऑफ सेल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन को खत्म ना कर ले तब तक हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट मतलब डाउट तो नहीं रहेंगे, बट मेरे मन में रहेंगे कि यार ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यस ये यूनिट खत्म हो गई, लेकिन मेजर ऑफ सेल टेंडेंसी खत्म करने के बाद वो विश्वास 7वें आसमान पर होगा। ठीक है, चलिए आई होप दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर टिल बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय 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 गाइस, बाय।